हेलो एवरीवन। स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस सेशन में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेके आए हैं। ज्योग्राफी सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हैं। पीवाईक्यू ये कंटेंट कहाँ से लिया गया है मैं आपको बता दूं। ये घटना चक्र से लिया गया है। ठीक है, घटना चक्र पूर्वालोकन जो है वहाँ से। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लास देखी है तो आपको पता होगा कि हम लोग अभी तक ज्योग्राफी की 3 क्लास जो है कर चुके हैं। ज्योग्राफी के 3 सेशन जो है हम लोग कवर कर चुके हैं और करीब हर एक सेशन में 40 से 50 क्वेश्चन कवर कराए जाते हैं। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाके। और इसके अलावा और ये जो 3 सेशन हैं ये तो घटना चक्र से कराए हैं। इसके अलावा भी घटना चक्र से कराएं। इसके अलावा जो यूथ कंपटीशन की बुक है यूथ की, वहाँ से भी मैंने पूरी बुक का सॉल्यूशन दे रखा है। उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वो सारे क्वेश्चंस जो हैं टीआरई के हैं। किसके? टीआरई के। टीआरई में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे 1 से लेके 3 तक, तो उन इसके सारे क्वेश्चन आपको यूथ की बुक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और सेशन कंप्लीट सारे पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, और टीआरई में आप जैसे कि अगर बात करें तो टीआरई में 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10, 11 to 12 इन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है यूथ में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपने अगर वो सेशन नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं जाके। काफ़ी सहायता मिलेगी आपको अपने तैयारी को बूस्ट करने में। और इसके अलावा जो अपना घटना चक्र की बुक है, इसमें बीपीएससी ने जो भी एग्ज़ाम कराए हैं अभी तक बिहार में, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं बिहार में, टीआरई और टीआरई के अलावा जो भी एग्ज़ाम कराती है बीपीएससी, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इस बुक में हैं। तो हम लोग जो सेशन करने वाले हैं घटना चक्र की बुक से कंटेंट लिया है। और इसके अलावा हिस्ट्री के सारे मॉडर्न हिस्ट्री की सारी क्लासें आपको देखने को मिलेंगी प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जाके देख सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसके अलावा इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, देख सकते हैं जाके और ज्वाइन करें और पीडीएफ को एक बार ज़रूर पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे शुष्क स्थान है कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान का स्थान है। जैसलमेर राजस्थान में पड़ता है और ये भारत का सबसे शुष्क स्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो स्कूल टीचर हेडमास्टर 2023 में पूछा गया है, 10/12/2023 में। देख सकते हैं इसके बाद, राजस्थान में स्थित जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है और यह स्थल जो है थार रेगिस्तान में स्थित है। यहाँ औसतन वर्षा कितनी होती है? लगभग 200 से 210 मिलीमीटर। कितनी वर्षा की बात करें? 200 से 210 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो चक्रवातों की उत्पत्ति टाइम दे रखा है, कब होती है? तो 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, भारत में मानसून के समय अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री नॉर्थ और 15 डिग्री नॉर्थ के अक्षांश के मध्य होती है। चक्रवात का एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है जिसमें हवाएं अंदर की ओर घूमती रहती हैं और चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में यानी कि वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। कैसे घूमते हैं गोलार्ध? वामावर्त से दक्षिणावर्त, ऐसे याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ऑप्शन इसमें बी दे रखा है, CWG। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए
CWG से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबद्ध है? तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन इसका ई करेक्ट है, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ये सही है। इसके अलावा ITCZ का खिसकना ये भी करेक्ट है। तिब्बती उच्च ये भी करेक्ट है। ला नीना ये भी करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। तो देख सकते हैं, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम हो गया, ITCZ का खिसकना हो गया, तिब्बती उच्च, ला नीना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा सूखा स्थान है? सूखा स्थान की बात करें तो लेह हो जाएगा आंसर हमारा। लेह कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। ठीक है, लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। ठीक है, तो लेह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। क्या कारण है? स्थल और समुद्री का विभेद तापन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि है। तो सामान्य तिथि कहाँ की पूछ रहा है? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है उसकी तिथि पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर तो 14 अक्टूबर होगा। 14 अक्टूबर। ठीक है, इसमें 15 दे रखा है, लेकिन एग्जैक्ट जो है 14 अक्टूबर है। कितना? 14 अक्टूबर। देख सकते हैं नीचे आप, भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून पूर्वानुमान आने व लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की तिथि सामान्यतः तिथि पहले कितनी थी? 15 अक्टूबर, लेकिन अब जो है 14 अक्टूबर कर दी गई है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में बी विकल्प का चयन किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। अमृतसर और शिमला की बात करें तो एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन इनकी जलवायु में विभिन्नता होती है। इसका कारण पूछ रहा है। तो क्या कारण होती है? इनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक है, शिमला जो है काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है अमृतसर की अपेक्षा, इस वजह से। अच्छा, क्षोभ मंडल में अगर बात करें तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तो जो जलवायु होती है, जलवायु का स्तर कैसा होता है? निम्नतम हो जाता है। मतलब टेम्परेचर जो है न्यूनतम होता जाता है क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे। तो शिमला जो है ऊंचाई पे, इस वजह से इसका यही रीज़न है। इसका डिटेल देखते हैं। अमृतसर जो है 31 डिग्री 29 मिनट से 32 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ, यहाँ पे पड़ता है ये अमृतसर। शिमला जो है 30 डिग्री 45 मिनट से 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ में, यानी कि दोनों उत्तरी में, और 31 29 और ये देखो 30 45। ठीक है, देख सकते हैं, तो लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। तो अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 175 से 200 मीटर के आसपास, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 से 6000 मीटर। तो इस वजह से अंतर होता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है। तो मानसून का तो ऑप्शन इसका साफ आकाश से निवर्तन कैसे होगा? साफ आकाश। इसके अलावा क्या दे रखा है? बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? कारण पूछ रहा है क्यों। मानसून इस क्षेत्र में पहुंचने में असफल रहता है। यहाँ बहुत गर्मी होती है।
यहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार हवाएं शुष्क रहती हैं। ऑप्शन डी कहता है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो ये कोरोमंडल तल सबसे अधिक प्रभावित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसका थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारत का कोरोमंडल तट तमिलनाडु तट पे स्थित है। ठीक है, उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है, यानी कि भारत का कोरोमंडल तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी आपदा में से इसकी गिनती हो जाती है। तो ये था। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वर्षा से संबंधित है। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो जब पानी बह रहा होता है, चिकनी मिट्टी को काटता है, गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव यानी कि गली इरोजन बनता है। ठीक है, गली कटाव में चंबल बेसिन में पाया जाता है। गली कटाव जो है चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहाँ से इसे खड्ड कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो 2008 का क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। सर्वाधिक जो वर्षा होती है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये हमारा पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर दक्षिण। तो तमिलनाडु इधर वाला जो तट है, इधर वाली वर्षा जो होती है क्या कहलाती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है इसी से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। थोड़ा डाटा है इसका देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिकांश हिस्सा प्राप्त होता है। वर्ष 2022 में भारत में वास्तविक औसत वर्षा जो है 1257 मिलीमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम से 924.8 मिलीमीटर वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम से। ठीक है, जो कि वर्ष 2022 के वास्तविक औसत वार्षिक वर्षण का लगभग 73.57% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? अक्टूबर और नवंबर की बात कर रहा है, तो अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है। ठीक है, इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून किधर से आती है? ये हमारा पूर्व का है, पश्चिम ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण। तो इधर से जो मानसून आती है ये उत्तर पूर्व मानसून कहलाती है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है। अक्टूबर नवंबर में किसके कारण वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, इधर से जो मानसून चलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आम्र वर्षा मैंगो सोवर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? आम की फसल से। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। देखो 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है। जो देखिए दोबारा देखिए, आम्र वर्षा कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व यानी कि मानसून से पहले जो फुहार होती है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। तो मानसून पूर्व फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं, अतः आम की फसल अच्छी हो जाती है। तो आम की फसल में इसका लाभ होता है, इस वजह से इसको आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेरापूंजी अवस्थित है, तो कहाँ पे है ये? मेघालय में। चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता था पहले, लेकिन अब कौन सा है?
मासिन राम। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है भारत में? मासिन राम में। पहले चेरापूंजी में होती थी। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में खासी पहाड़ियों पर स्थित है। कहाँ पे? खासी जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें खासी पहाड़ियों पर स्थित है चेरापूंजी। मासिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था। विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था पहले। ठीक है, अब कौन सा है? मासिन राम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मैंगो शावर्स के नाम से जाना जाता है, मैंगो शावर्स। ठीक है, या फिर आम्र वर्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने से कम होती है? तो ये 75 सेंटीमीटर से कम होती है वर्षा, 75 सेंटीमीटर से। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ की जाने वाली खेती शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में शुष्क कृषि की जाती है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो ये तमिलनाडु में मिलती है जाड़े के मौसम में बारिश। ऑप्शन, केरल में भी होती है, लेकिन केरल से ज़्यादा तमिलनाडु में होती है, तो उपयुक्त आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक आप सॉरी अगला क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्राकृतिक आपदाएं दे रखी हैं और इधर प्रदेश, यानी कि कौन से प्रदेश से कौन सी प्राकृतिक आपदा संबंधित है। तो पहला है ऑप्शन बाढ़। बाढ़ की अगर बात करें तो बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में होती है, तो इससे एक ऑप्शन बी हो जाए, 3 हो जाएगा। इसके बाद अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप कौन से क्षेत्र में आता है? तो देखते हैं। तो भूकंप की अगर बात करें तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। दोबारा देखते हैं। देखो बाढ़ की अगर बात करें तो ऑप्शन इसका उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये ए हो जाएगा। इसके अलावा भूकंप की बात करें तो हिमालय का गिरपत क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि बी, ये हो जाएगा। और सूखा की बात करें तो ये मध्य पूर्वी भारत, यानी कि सी, ये वाला हो जाएगा। और चक्रवात कहाँ पे आता है? झारखंड तथा ये उड़ीसा वाला, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर तो यही है, ऑप्शन बी। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुछ डिटेल है, इसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 328 स्टेशन को चिन्हित किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है, यानी कि 44 जो है उत्तर प्रदेश में, 43 बिहार में। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपथ क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत सिंधु गंगा बेसिन, कैम्बे और कच्छ का रण तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। सूखा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है मध्य पूर्वी भारत है, और चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करता है। कुछ पश्चिम तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः मध्य पूर्वी भारत बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात प्रवृत्ति की अधिक संख्या है, सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है हमारे काली मिट्टी से संबंधित हैं। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? तो काली मिट्टी के लिए रेगुर शब्द का प्रयोग होता है, और काली कपास वाली मिट्टी, यानी कि काली कपास वाली मिट्टी, ऑप्शन सी। तो बांगर खादर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात करें तो कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, और महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, उपयुक्त में से एक से अधिक, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुर किसका नाम है। रेगुर की बात करें तो ये काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुड़ या रेगड़ के नाम से भी कहते हैं, रेगड़ भी बोलते हैं और रेगुर भी, या इसको कपास मिट्टी भी बोलते हैं, या उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम कहा जाता है, चेरनोजेम, उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम, यदि अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात आदि क्षेत्र में मिलता है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है रेगुर मिट्टी, महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोमट मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। तो ये जलोढ़ मिट्टी नदी द्वारा निर्मित होती है, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के छोड़े गए गाद द्वारा होता है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, नवीन जलोढ़ यानी कि इसको खादर बोलते हैं। उसके बाद जो नवीन जलोढ़ होती है उसको खादर या, ठीक है, खादर बोलते हैं। खादर का निर्माण कैसे होता है, खादर का निर्माण नदी के बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में आगे देखते हैं, बाढ़ क्षेत्र में होता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के दौरान मिट्टी की नवीन परत का जमाव होता है, यानी कि जब बाढ़ आती है तो जो बाढ़ के साथ में गाद आती है उससे मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा प्राचीन जलोढ़ दूसरे प्रकार की होती है और इसको बांगर बोलते हैं। मिट्टी की स्थिति बाढ़ की पहुंच से दूर कुछ ऊंचाई पर होती है, ठीक है। तो प्राचीन जलोढ़ को बांगर बोलते हैं, नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा के मैदान पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो बांगर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। डिटेल देखते हैं इसकी, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर, यानी कि कछारी मिट्टी को, जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। इसके अलावा इनकी स्थिति बाढ़ की पहुंच से परे यानी कि कुछ ऊंचाई पर होती है। इन मिट्टियों का रंग पीला, रक्ताव भूरा यानी कि पेल रेडिश ब्राउन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार में निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिया और पटना में। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर मिट्टी का भंडार बिहार के प्रश्नगत जिलों में मुख्यतः पूर्णिया, पटना जिलों में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुमटी यानी कि दोमट मिट्टी में कौन सा कण मिलता है। दोमट मिट्टी में चिकना कण भी मिलता है, बालू कण भी और पांसु कण भी, यानी कि सभी प्रकार के कण मिलते हैं, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्या होता है इसमें देखते हैं। सामान्यतः दोमट मिट्टी यानी कि लोम सॉइल में 40% बालू के कण होते हैं और 40% मृतिका क्ले के कण होते हैं। इसके अलावा 20% जो है गाद के कण पाए जाते हैं, ठीक है, किसमें, दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेबा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो करेबा की बात करें तो ये केसर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। करेबा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेबा जफरान, इसको देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि जफरान को देसी केसर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करेबा मृतिका जो जफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है, पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, कश्मीर हिमालय में, ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा। देख सकते हैं जफरान यानी कि केसर
की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी यानी कि बुदूर में उपजाई जाती है। करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। क्या? केसर। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी से मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद होती है और 50% तक मृतिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है हमारा, वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये केशिका जल के द्वारा मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटेल देख लेते हैं केशिका जल से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ये। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केशिका जल के रूप में मिलता है। केशिका जल मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में जमा रहता है। कहाँ पे? मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों में। मृदा घोल बनाने वाला जल मृदा कणों के चारों ओर शिथिल रूप में जमा रहता है, अतः मिट्टी में पौधों की जड़ों को उपलब्ध जल केशिका जल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? तो ये मेघालय में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। ये वर्षा के कारण तीव्र लिंचिंग का परिणाम है। यह मिट्टी मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के उच्च क्षेत्र में विकसित हुई है। यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पठार, मेघालय, उड़ीसा एवं असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है और सर्वाधिक लेटराइट मिट्टी मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए सबसे अधिक सुइटेबल मृदा कौन सी है? लेटेराइट, ऑप्शन बी। इसका डिटेल देखते हैं थोड़ा। लेटेराइट मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के निर्माण के लिए किया जाता है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की मात्रा मैक्सिमम होती है। क्यों? कौन कौन सी? लोहा होता है, एल्युमिनियम और चूना अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें? लेटेराइट मिट्टी में। ये क्वेश्चन 95 में पूछा गया है। इसके अलावा ये टीआरई 1 में भी पूछा गया था। ठीक है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो वनारोपण से रोका जा सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। डिटेल देखते हैं इसका। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं, उसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। क्या हो सकते हैं उपाय? वो वृक्षारोपण हो, यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। सोपानी अथवा समुच्च रेखीय कृषि, अतिचारण एवं स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना, यानी कि मेड़बंदी करना। ठीक है, तो ये कुछ उपाय थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित हैं सारे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये 2019 में पूछा भी गया है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, मध्य प्रदेश। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार विकल्पों के अनुसार पतझड़ यानी कि डेसिडियस वनों का सर्वाधिक विस्तार जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में है। ठीक है, पहला मध्य प्रदेश हो जाएगा नंबर 1, सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन क्षेत्र में है, तो सुंदरवन क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन डेल्टा बनता है। ठीक है, यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। कहाँ पे? गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है
वनों के अंतर्गत कौन सा पाया जाएगा इसमें? मिजोरम आंसर में नहीं है, लेकिन कौन सा है? मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार मिजोरम राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसें, रेगिस्तानी लोमड़ी किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये दुर्लभ प्रजाति के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंडेंजर्ड। ठीक है, दुर्लभ को इंडेंजर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, IUCN का पूरा नाम क्या हो गया? अब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, पहले कितना था? पहले इतना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, लेकिन अब पूरा नाम क्या हो गया IUCN का? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, तो आगे क्या है? ने हिमालयी भूरे भालू, एशियाई जंगली भैंसें और रेगिस्तानी लोमड़ी को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है, यानी कि दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो कौन सा क्षेत्र है ये? ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्नगत विकल्पों में से मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल आदि मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में हैं? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में है, उसके अलावा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये भी बिहार में है। तो ऑप्शन हमारा 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ये सही ऑप्शन है हमारा। इसके अलावा इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ऑप्शन सेकंड भी सही है। तीसरा क्या कहता है? यह इकोलेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और अपना शिकार करती है, 3 नंबर भी सही है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो यानी कि 4 नंबर भी सही है। तो ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वन का विस्तार 75% से अधिक नहीं है? तो 75% से अधिक की बात कर रहा है, तो देखते हैं। एक तो नागालैंड हो गया, नागालैंड, इसके अलावा दूसरा क्या है? ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कौन से सही हैं? एक तो नागालैंड था, ठीक है, नागालैंड, और इसके अलावा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे 75% से अधिक नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिटेल देखते हैं। देखो, मिजोरम की अगर बात करें तो 84.53% 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, और 19 में भी 85.41%। और इसके अलावा नागालैंड में देख सकते हैं 73.90% और 75.31। मेघालय 76.00 से 76.33%। मध्य प्रदेश में 25.14%। ठीक है, तो वर्तमान संदर्भ में प्रश्नगत राज्यों में से नागालैंड, मध्य प्रदेश में वन का विस्तार जो है 75% से अधिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या % है?
तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उसका 20.7% वन क्षेत्र है। ठीक है, वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो ये पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है। तो मिजोरम में परसेंटेज वाइज सबसे अधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, कितने परसेंट है? 84.53% सर्वाधिक परसेंटेज वाला। ठीक है, तो 2021 के अनुसार भारत के सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर का प्रथम स्थान है, जबकि विकल्प में दिए गए मिजोरम राज्यों में मिजोरम 84.53% यानी सर्वाधिक प्रतिशत में भाग पर वनों का विस्तार मिलता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 41,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संघ राज्यों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित है? तो सबसे कम की बात करें तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? तो पूर्वी घाट पे सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, बाकी पश्चिमी घाट पे, अंडमान द्वीप पर, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पर, ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, लेकिन पूर्वी घाट पे नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियाँ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि समय कम है, टाइम कम की वजह से मन लगा के पढ़ाई करना है आपको। ठीक है, मन लगाना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। मिलते हैं अगली नई क्लास पे, और इसी तरह से आपको हमारे चैनल पे PYQ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। तो आप हमें सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, और मैं आपसे कहूँगा पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।